सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, कल मैंने आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आती है जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए रहते हैं, पवन सीरीज, इसको स्टार्ट कराया था। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ और पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने देख लिया था। अब इस क्लास में हम ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंग्लिश के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे इससे पहले राजन सीरीज भी मैंने करा दिया है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पवन सीरीज में करा रहा हूं और राजन सीरीज में जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है रह गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर मैंने करा दिया है, शॉर्ट आंसर भी मैं कराऊंगा। ठीक है, और आप लगे रहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। लगातार मॉडल पेपर्स आपको अब मिलना स्टार्ट हो गए हैं। मैथ का मॉडल पेपर मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूं, दिन में ही आपने देख लिया है। और यहाँ पे अब इसी तरीके से आपका मैं एक मास्टर क्लास जो मैंने पहले लिया जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया है वो दोबारा मैं लूंगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर से मुझे इस तरीके से बोर्ड पे लेना है, वो स्क्रीन पे था। अब ये सभी क्लासेस जो है आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सभी। और मैथ का राजन पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ सभी विषयों का करा दिया गया है। तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देखिए और पढ़िए। ठीक है, अपना शेड्यूल बनाइए कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है इस डेट में, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत ही नजदीक हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 से। इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए इससे पहले, ताकि सभी लोग जो है जुड़ जाएं। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज रिएक्शन अगेंस्ट। डायरेक्ट मेथड किसकी कमियों के कारण ये डायरेक्ट मेथड बना? ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या जिसे बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं इसी मेथड को। इसके वजह से ये क्या हुआ, ये सामने आया, ये उभर के आया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और बाकी सब तो गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी इसे बोलते हैं, या क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। स्ट्रक्चरल अप्रोच वर्ड पैटर्न से रिलेट करता है, सेंटेंस पैटर्न से, बोथ ए एंड बी से, या डी लेटर पैटर्न से। तो आप देखिए, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, नाम में ही क्या है, इसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल। ठीक, तो इस स्ट्रक्चरल अप्रोच में वर्ड किस पैटर्न में है होते हैं और सेंटेंस किस पैटर्न में होना चाहिए, ये सिखाया जाता है ये इंग्लिश टीचिंग में। ठीक, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो ओरिजिन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। अब डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब होता है अलग होना। डिफर वह उससे अलग है, मतलब दोनों के बीच क्या है, डिफर है, डिफरेंस है। डिफरेंस अलग चीज हो गई, डिफर होना। डिफर का हिंदी शाब्दिक अर्थ जो निकल के आ रहा है वो होता है अलग होना, और इसका एडजेक्टिव पूछ रहा है। अलग होना मतलब कि इसी शब्द की विशेषता बताने वाला। तो अब देखिए, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग होता है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग होता है। और डिफरेंस, डिफरेंट का मतलब अलग होता है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, भिन्नता, दोनों के बीच में भिन्नता। ठीक है, अब सारे शब्द जो है यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा अंतर ही मिलेगा,
लेकिन है इनमें अलग अलग अंतर। जैसे डिफर का मतलब हो गया अलग होना, डिफरेंट मतलब हो गया अलग, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस, भिन्नता। और डिफरेंटली, डिफरेंटली का मतलब क्या हो जाता है, अलग तरीके से, अलग तरीके से। अब देखिए डिफर का, अलग होने का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज की विशेषता बताता है, ठीक है, तो वह उससे अलग है। तो यहाँ पे जो अलग, डिफरेंट जो है वो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा, डिफरेंट, अलग, यही हमारा है एडजेक्टिव। यह किसी की विशेषता बता सकता है कि वह सबसे अलग है, ठीक है। तो यहाँ ये अलग क्या है, ये विशेषता बता रहा है। वैसे ही ये जो है डिफरेंस आपका भिन्नता जो है वो विशेषता नहीं बता सकता है। इसी तरीके से अलग तरीके से ये भी जो एडजेक्टिव का काम कर सकता है वो क्या कर सकता है, डिफरेंट, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ डिफर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स, अब जो बेसिक किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो बेसिक इकाई होती है वो मैंने आपको बताया है, वो होता है सुबोपली, सुबोपली। अब ये चार बेसिक स्किल होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार चीजें होती हैं। अब इसमें से प्रोडक्टिव क्या है, प्रोडक्टिव स्किल वो होती हैं जिससे जो है आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, ठीक, अपनी बात रख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं जब आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो अपनी बातें किस तरीके से रख रहा हूं, एक तो बोल के रख रहा हूं और दूसरा लिख करके रख रहा हूं। तो ये जो दो स्किल हुई, बोलना और लिखना, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग, ये हो जाएगा आपका दो प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल वो होगी जिसमें आप एक्टिव हो, जो आप एक्टिव मोड में हो, और जो बाकी दोनों स्किल हैं आपकी, ठीक है, ये भी स्किल है, लेकिन जब आप जो है सुन रहे हो, जब आप सुन रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, जब आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या होता है, आप दूसरे की जो भाषा है, दूसरे के द्वारा जो भाषा बोली गई है उसको आप रिसीव कर रहे हो, तो वो रिसिप्टिव स्किल हो जाता है और ये प्रोडक्टिव स्किल, ठीक। तो इस तरीके से स्पीकिंग और राइटिंग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड was adopted by Dr. West, H.E. Palmer, Professor C.J. Dodson, O. Jesperson। तो ये जो है ये मेथड अडॉप्ट किया गया H.E. पाल्मर द्वारा, जिससे ये क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड से ये इंग्लिश भाषा के स्ट्रक्चर को जो है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सिखाते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग, कोई भी भाषा कहां से शुरू होती है, तो फिर आप याद करिए सुबोपली, सुबोपली। सबसे पहले क्या आता है, सुनना। तो लिसनिंग से जो है ये आपकी सारी कहानी शुरू होती है, ठीक है। बच्चा, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जब वो बड़ा हो रहा होता है तो सबसे पहले लोगों को सुनता है, लोग उससे जो है सिखाते हैं, उसे भाषा सिखाते हैं। सबसे पहले माँ सिखाती है कि माँ बोलो, पापा बोलो। तो क्या कर रहा है बच्चा, सबसे पहले सुन रहा है, उसके बाद उसको इमिटेट करता है, बच्चा उसको बोलने का प्रयास करता है, ठीक। तो पहले लिसनिंग फिर स्पीकिंग, ठीक। तो इस तरीके से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लिसनिंग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, फोनोटिक्स इज साइंस ऑफ। देखिए फोनोटिक्स क्या होता है, फोनोटिक्स होता है ध्वनि विज्ञान। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान। अब आप समझ ही गए होंगे, जिसमें ऐसा विज्ञान जिसमें ध्वनि, साउंड के ऊपर जो है पढ़ाई की जाती है, ठीक है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे लोग उसको रिसीव करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा साउंड, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस।
सक्सेस को क्या बोलते हैं? सक्सेस होती है सफलता। अब सफलता का एडजेक्टिव रूप आपको बताना है। ठीक, तो यहां पे देखिए सक्सेस सफलता हो गया। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? वह एक सक्सेसफुल पर्सन है, वह एक सफल इंसान है। सफल, ठीक, ये विशेषता बताने वाला काम कर रहा है। सक्सीड, किसी काम में सक्सीड होना, तो इसका मतलब क्या होता है? सफल होना। सफल होना, सफल होना। तो सफल होना, यहां पे आपको क्या हो रहा है? आपको पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। तो जहां कोई काम होता है वहां पे क्या होता है? क्रिया होती है, वर्ब होता है। और सक्सेसफुली, तो इसका मतलब क्या है? सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक। और सक्सीडिंग, सक्सीडिंग भी क्या हो जाएगा? इसी सक्सीड, सक्सीड, सक्सीडिंग, सफल हो जाना, सफल होना और सफल हो जाना, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब सक्सेस, अब जो सक्सेस सफलता का हमको एडजेक्टिव खोजना है जो किसी की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ विशेषता बताने वाला कौन सा शब्द आपको समझ में आ रहा है? सफल, सफल विशेषता बताता है। सफल होना क्रिया बता रहा है। सफलता पूर्वक, ठीक है, तो ये क्या है? सफलता पूर्वक, तो क्रिया की गई है, वर्ब का ये विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सक्सेसफुली, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। और सक्सीडिंग, सफल हो जाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, वह होगा सक्सेसफुल। ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो यहाँ पे सक्सेसफुल क्या बता रहा है? पर्सन की विशेषता। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ही आ गया। नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेस। तो यहाँ पे क्या रहेगा? लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, या अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, या द लिटिल, या लेस। तो यहाँ पे आप सोचिए, लिटिल का मतलब जो होता है बहुत थोड़ा। लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, बिल्कुल ना के बराबर। और अ लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, और द लिटिल का मतलब क्या होता है? जितना है वो सब। और लेस का मतलब क्या होता है? कम होता है। तो अब यहां पे क्या लगेगा? अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जो थोड़ा ज्ञान होता है, किसी चीज के बारे में जो थोड़ा ज्ञान होता है वह डेंजरस होता है। लिटिल नहीं होगा, आपको पता चल रहा है, द लिटिल भी नहीं, लेस भी नहीं। तो अ लिटिल यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या क्लासिकल मेथड, सब इसी का नाम है, एक ही है सब। हाँ, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, एक ही मेथड है ये सब, क्लासिकल मेथड, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी तो गलत ही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। फिर से वही पूछ रहा है, तो ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया फ्रांस। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, भरना है कौन सा जो है वो इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा ही था। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई। ठीक, तो यहां पे क्या आएगा? एज, तो मैं अब इसका शाब्दिक अर्थ निकल के क्या आ रहा है कि मैं स्टेशन पहुंचा ही था, ट्रेन चली गई। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चली गई। यहां पे आप देखिए, यहां पे उस टाइम की बात हो रही है जब जो है वह स्टेशन पहुंचा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपका व्हेन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं होगा, देन उसके बाद नहीं हुआ। देन का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हो रहा है कि देन उसके बाद, लेकिन ये दोनों घटनाएं एक ही साथ हुई, जैसे ही पहुंचा तैसे ही ट्रेन चली गई, तो इफ का भी प्रयोग नहीं होगा। तो व्हेन हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। इस तरीके से अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेशन। अब पोसेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कब्जा, कब्जा या अधिकार। अब इस वर्ड का हमको क्या बताना है? हमको बताना है क्रिया। अब देखिए इसका क्रिया, तो पोसेसिव का मतलब क्या होता है? पोसेसिव आपने वर्ड जो है ऐसे डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि उसके पेरेंट्स बहुत पोसेसिव हैं, उसका बॉयफ्रेंड बहुत पोसेसिव है, मतलब अधिकार जताने वाला। ठीक है, मतलब हर चीज में जो है लोग एक तरीके से अपने हिसाब से वो चाहते हैं कि चीजें हों, तो ये हो जाता है क्या? ये अधिकार जताने वाला, पोसेसिव। तो ये एक तरीके से नाउन हो जाएगा। और पोसेसिवनेस ये क्या हो जाएगा? पोसेसिवनेस ये है आपका, ये एक भावना है। ये पोसेसिवनेस क्या है? ये एक इमोशन है। पोसेसिवनेस ये अधिकार, अधिकार की भावना, पोसेसिवनेस जो होता है वो क्या होता है? अधिकार की भावना दिखाता है। और पोसेसिवली तो अधिकार पूर्वक, पोसेसिवली अधिकार, अधिकार पूर्वक। और पोसेसेस, पोसेसेस हो जाता है अधिकार में रखना। अब यहां से क्या बोल रहा है आपको? फ्रेम द वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जिससे आपको किसी काम के होने का भाव मिल रहा है? किसी काम के होने, देखिए पोसेसिव मतलब अधिकार जताने वाला, तो ये नाउन हो गया। पोसेसिवनेस ये एक भावना हो गया, इमोशन हो गया, अधिकार की भावना। पोसेसिवली अधिकार पूर्वक। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से आपका यहाँ पे ये एडजेक्टिव या एडवर्ब हो जाएगा। और ये जो है पोसेसेस, ये अधिकार में रखना। तो किसी को अधिकार में रखना, तो यहाँ पे क्या है? काम करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा पोसेसेस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, वंस ड्यूटी, हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, आवर ड्यूटी। तो अब देखिए वंस एक आदमी की बात हो रही है, तो वंस मस्ट डू आवर ड्यूटी नहीं हो जाएगा, क्योंकि शुरू में एक आदमी की बात हो रही है, तो बाद में जो है वो सबकी बात नहीं। अब हर और हिज नहीं होगा, क्योंकि वन, अब वन या यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये फीमेल है या मेल है, तो यहाँ पे हिज या हर नहीं लगेगा। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो उसको उसके खुद का जो है कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, लर्नर सेंटर्ड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वह कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम है? नहीं, कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम नहीं है, लर्नर सेंटर्ड है। बिल्कुल यह लर्नर सेंटर्ड है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है कि जो लर्नर की भावना होती है, जो लर्नर का इंटरेस्ट होता है, जो लर्नर की बातें होती है, वह अपनी बात रख पाता है। ठीक, तो ये सब जो है लर्नर के अराउंड ही होता है इस अप्रोच में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा लर्नर सेंटर्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, अब ए गलत है तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, हमको सही ऑप्शन हमका मिल गया है लर्नर सेंटर्ड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो है मेथड्स और अप्रोचेस हैं अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम
क्वेश्चन नंबर 43 है, ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज बैनिश्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड द बाइलिंगुअल डिक्शनरी हु सेज स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है मेंशन एंड पटेल का, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्रीहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। अब कंप्रीहेंशन एक तरीके से आपका टेस्ट होता है कि कोई जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा गया है उससे आप कितना अच्छा समझ पा रहे हो, या जो बोला गया है वो कितना अच्छा आप समझ पा रहे हो और उसको कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो ये दो चीजें, अंडरस्टैंडिंग द रिटन पेज और एक्सप्लेनिंग द रिटन पेज, ये दोनों सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ए एंड बी बोथ, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दो चीजें पार्शियली सही हैं। अब देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच से आप समझिए कि जब बच्चे को जो है इस प्रकार से सिखाया जाता है कि वह डिस्कशन करे, ठीक है, क्लास में अपनी बातों को रखे, डिस्कस करे और बच्चों से, टीचर से, तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है अच्छे से शब्दों को बोल पाता है और उसका जो बोलने का, जो लेक्चर देने का जो स्किल होता है वो इंप्रूव होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका लेक्चर स्किल और प्रोनाउंसिएशन स्किल ये दोनों ही इंप्रूव होती हैं, लेकिन अगर आपको चुनना है तो ये ऑप्शन बी लेक्चर स्किल आप चुन लीजिए। इसमें जो है आपका दोनों ही आ जाएगा। लेक्चर, जब आदमी कब अच्छे से बोल पाता है, जब वह जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करे और अपनी बातों को अच्छे से बोल पाए, रख पाए, तो लेक्चर स्किल में दोनों ही आ जाएगा। तो एक ऑप्शन अगर चुनना है तो ऑप्शन बी लेक्चर स्किल। ठीक, वैसे सही ये भी है प्रोनाउंसिएशन स्किल। ठीक है, यहाँ एक चुनना था तो हमने ऑप्शन बी चुन लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज आर एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, ऑल ऑफ दीज। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज भी, नाउन क्लॉज भी, ये तीनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है, एडवर्ब क्लॉज आर टाइम, प्लेस, पर्पज, ऑल ऑफ दीज। तो एडवर्ब क्लॉज में टाइम भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकता है और पर्पज भी आ सकता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें नाउन क्या है, संज्ञा कौन सी है। द बॉय इज जंपिंग, द बॉय कौन कूद रहा है, तो बच्चा। द बॉय इज जंपिंग बच्चा कूद रहा है, तो कौन कूद रहा है, बच्चा, बॉय। द ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बॉय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस, नो बसेस एंड टैक्सीज वेयर रनिंग डैश द रोड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इन तो होगा नहीं, में नहीं होगा और ऑफ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि नहीं होगा। दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एट द रोड, ऑन द रोड। तो एट कहाँ लगता है, एट स्पेसिफिक आपका कोई जगह बताता है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक टाइम बताता है। जैसे जहां पे आ जाएगा आपका कोई स्पेसिफिक प्लेस, जैसे वह दुकान पर है, तो ही इज एट द शॉप, तो वह दुकान पर है। अब इसके बाद तो वहां पे एट लगेगा। अब ऑन कब लगता है, ऑन स्पेसिफिकली जब किसी सतह पे, जहां पे कांटेक्ट हो, तो जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, बस और टैक्सी जो है
वो कहाँ पे दौड़ती हैं, ऑन द रोड हो जाएगा। ठीक है, तो नो बसेस एंड टैक्सीज वेयर रनिंग ऑन द रोड, कोई भी बस और टैक्सी सड़क पर नहीं चल रहे थे, तो ये हो जाएगा ऑन, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस द थीव्स सॉ द पुलिसमैन एंड डैश अवे, रैन अवे, रन अवे, रनिंग, नन ऑफ दीज। चोरों ने पुलिस को देखा और भाग गए, तो चोरों ने पुलिस को देखा और भाग गए, तो ये देखिए सौ लगा हुआ है। ठीक, ये पास्ट टेंस है आपका, सिंपल पास्ट है, तो इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो रन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रैन अवे। ठीक, तो RAN, रैन अवे, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, किताब मुझे मिल गई जो मैंने खो दिया था। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई हैव फाउंड द बुक, मुझे वह किताब मिल गई, ये अपने आप में एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके बाद देखिए दैट आई हैड लॉस्ट, जो खो दिया था, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट है किस पे, ये पहले वाले पे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कंपाउंड सेंटेंस होता तो उसमें आपको क्या एंड और देखने को मिलता। ठीक है, जैसे और लगा होता, और लगा होता, या लगा होता, तो ये क्या हो जाता, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, सिंपल सेंटेंस अगर ये होता तो एक बार में इसे बोल दिया जाता कि मुझे किताब मिल गई। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पे कैसे बोला जाता, मुझे खोई हुई किताब मिल गई। ठीक, ये सिंपल सेंटेंस हो जाता, तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। एडजेक्टिव क्या है, आगरा इज अ लार्ज नॉइजी सिटी, आगरा एक बड़ी और नॉइजी सिटी है। नॉइजी मतलब कि जहां पे बहुत आवाज होती है। ठीक, तो दोनों ही विशेषता बता रहा है, यहाँ पे लार्ज बड़ा है और नॉइजी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन डी नॉइजी, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ई, बोथ ए एंड डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग। कौन सा वर्ब है, एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री, एक उल्लू पेड़ के छेद में या बिल में रहा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब कौन सा है, क्रिया क्या है, रहना, तो एन आउल लिव्ड, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा लिव्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, पिछली रात राजा ने एक सपना देखा। ठीक, तो यहां पे आपका जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो क्या है, देखना, तो यही है द किंग हैड, यहां पे यही है द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो उसने एक सपना देखा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी हैड, ये वर्ब हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, ये प्रूव्ड नहीं होगा, यहाँ पे प्रूव होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप। यहाँ पे क्या है, वी कैन प्रूव दैट, वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, क्योंकि प्रूव्ड ये पास्ट में चला जाएगा और ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट में है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। अब इसमें क्या बताना, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो ये जो है हमारा जो पहले सेंटेंस आ रहा है, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हम सिद्ध कर सकते हैं पृथ्वी गोल है। ठीक, तो ये जो है बाद वाला जो पृथ्वी गोल है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ऐसा किसमें होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस
ये काल कितने प्रकार का होता है? तो 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस? तो फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने इतने प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए। आप सभी को कमेंट करके बताना है और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको इस क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगी टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोटो। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है, लिंक कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, तो ये हमारा नंबर है जिसपे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, ये लोगो है इसका। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 4 सेमेस्टर का कोर्स इस पे मिल जाएगा, जहां से आप कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करके रखिएगा सभी लोग, जिससे जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी छूटे ना। इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लास में हमेशा आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, सूचनाएं आपकी लेकर के आता रहता हूं डीएलएड से जुड़ी। और 4 सेमेस्टर कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के बचे हुए बहुविकल्पी प्रश्न अगले क्लास में हम देख लेंगे और ये बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास के बाद। ठीक, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।